क्या पढ़ लिया था लास्ट? पतली फिल्में हो गई थी ना, एक समान मोटाई वाली हो गई थी, है ना? हाँ। अब अपन नया इससे जस्ट आगे वाले एक कॉन्सेप्ट और करते हैं इसका, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की अगर आपके पास कोई थिन फिल्म हो, उसमें इंटरफेरेंस कैसे होगा, और उसको अपन क्या कह सकते हैं, वेव शेप फिल्म कह सकते हैं। थिकनेस, थिन फिल्म। नॉन यूनिफॉर्म जो आपके पास थिकनेस है, उसकी कोई थिन फिल्म है। इसको आप एक दूसरा नाम भी लेते थे, याद है क्या आपको, कौन सी? वेव शेप थिन फिल्म। अगर वेव शेप में हो, इस शेप में कोई फिल्म हो, वो कौन सी फिल्म कहलाती है? वेव शेप कहलाती है, थिन फिल्म कहलाती है। अगर ऐसी फिल्म आपके पास हो, बनती कैसे? मान लो आपने कोई ऑप्टिकल प्लेन सरफेस आपने ली, प्रकाशिक समतल जिसको कह सकते हैं, अपन हाथ लगा के देखें उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रकाश के लिए वो समतल रहनी चाहिए, है ना? तो प्रकाशिक समतल कोई प्लेट ली, और उसके जस्ट ऊपर दूसरी प्लेट रखी ऐसे, और रख करके एक सिरा तो टच हो रखा है, दूसरे सिरे के थोड़ा सा ऊपर उठा के या तो कोई बाल रख दिया उसके नीचे, सिर का बाल रख दिया, या कोई कागज रख दिया, या कोई बहुत बारीक वायर रख दिया, है ना, तो बहुत बारीक फिल्म बनेगी, है ना? उसको अपन क्या कहेंगे? वेव शेप फिल्म कहेंगे। आप क्या सोच रहे हो, इतनी चौड़ी बनेगी? मतलब ही नहीं है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा आपको, बहुत बारीक सी दिखेगी। यानी दो प्रकाशिक समतल फिल्म है, उनके एक सिरे को उठाकर उनके नीचे बाल, जैसे अपने सिर का बाल होता है ना, उतना बारीक कोई वायर रख दो, बाल रख दो, या कोई कागज रख दो, तो इनके बीच में जो फिल्म बनेगी ना, वो एयर फिल्म बन सकती है, इसमें कोई लिक्विड लोगे तो लिक्विड की फिल्म बन सकती है, तो वो क्या कहलाती है? वेज से फिल्म कहलाती है, या नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म कहलाती है। इसमें क्या स्थिति बनती है, देखो, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म में सपोज एक ऑप्टिकल प्लेन सरफेस आपने ये रखी, ठीक है, इसको मैं ओ एम कह सकता हूँ मान लो, और एक जस्ट इसके ऊपर रख दी मैंने, और ये वाली एम डेस, तो ये जो बीच वाली बनी है आपके पास फिल्म, ये क्या कहलाती है? हाँ, वेज से फिल्म कहलाती है। यहाँ आप क्या रख देते हो, कोई वायर रख देते हो ऐसे, या बाल रख दिया, ये बाल का क्रॉस सेक्शन है, बाल का क्या है? क्रॉस सेक्शन है, इस प्रकार से फिल्म ऐसे है। तो आप साइड से देख रहे हो दोनों को, दोनों को जैसे साइड से देखोगे ना, ऐसे साइड से ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे उठी हुई दिख रही है आपको, है ना? तो साइड से आपको ये लाइन दिखेगी, लेकिन फिल्म क्या है, ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर पूरी फिल्म है, ये पूरी सरफेस है, दो सरफेस है, और उन सरफेस के बीच ऐसी स्थिति बन रही है बीचों बीच, तो ये स्थिति आपके पास रहती है। सपोज किसी टाइम पर यहाँ पर एयर है, क्या है? एयर है, उस टाइम की अपन बात कर लेते हैं। हाँ, और ये इसका किनारा क्या रहता है? टच रहता है एक दूसरे से, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर आपके पास ये नॉर्मल आपके पास आ गया, इस पर एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, मान लो प्रकाश तरंग आपतित कराते हैं, और स्थिति अपन क्या करते हैं, जो थिन फिल्मों के लिए लेते थे, एक्चुअल में बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, सोर्स कैसा ले रहे हैं? ब्रॉडन सोर्स ले रहे हैं, विस्तृत प्रकाश स्रोत लेते हैं। क्यों? एक जो बिंदु लाइक सोर्स लेते हो ना, पॉइंट लाइक सोर्स लेते हो, वो किसी पॉइंट पर सरफेस पर गिरता है, वहां से दो तीन किरणें आती हैं, और उसके आगे से जो किरणें आती हैं वो हमारे आंख तक नहीं पहुंचती, उनका इंटरफेरेंस अलग बनता है और उनका अलग बनता है, तो अपन पूरा इंटरफेरेंस देख नहीं पाते एक तरह से। इसलिए कहते हैं कि ब्रॉडन लाइक सोर्स एक साथ गिरे, एक साथ वहां से किरणें, और उनमें जो इंटरफेरेंस है वो अपन आराम से देख सकते हैं। इसलिए जो पूरी फिल्म होती है उसके लिए कैसा चाहिए? विस्तृत प्रकाश स्रोत चाहिए, ब्रॉडन लाइट सोर्स चाहिए, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही लेते हैं, समझने के लिए हम एक तरंग दिखाते हैं। सपोज ये नॉर्मल आपके पास है एन एंड एस, यहाँ इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पे, इंसिडेंट को प्रकाश किरण ए, और इस पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रही है। क्या होगा? एक पार्ट तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट, इसको आर कह सकते हैं, ठीक है। किस एंगल पे? आई एंगल पे। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये स्थिति रहेगी दूसरे पार्ट की, ये एंगल क्या रहेगा? आर। और ये एंगल किस एंगल पे? वेज का एंगल क्या है? थीटा है सपोज, ठीक है। इस किनारे पे आने के बाद यहां स्थिति क्या बनी? फिर से इसको आगे बढ़ा दो, यहां, ये यहां से मिल सकता है नीचे, ठीक है। इसको मैं एन डेस कह देता हूं मान लो। यहां से फिर क्या स्थिति रहेगी? वापस रिफ्लेक्ट होगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा?
पारगमित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन एयर ही ले रहे हैं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं इस पॉइंट पे भी, इसलिए लगभग प्रकाश किरण क्या निकल जाएगी, एयर है तो सीधी निकल जाएगी, ये स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इस सरफेस पे फिर गई, यहां फिर आपने परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई, इस सरफेस पे आई, इसका कुछ पार्ट वापस पारगमित हो गया। ये इसको R2 कह सकता हूं, इसको मैं R1 कह सकता हूं। चेक करो, देखिए ये स्थिति बनी क्या। ठीक है, हाँ बना दो। इस अभिलंब को भी आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ काटता है, इसको यहाँ काटता है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये देखो आप तो पहले इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना, थीटा। क्योंकि ये जो आपके पास ऊपर वाला सिरा इसके पैरेलल होता तो ये जो अभिलंब था ना एन एंड एस, ये सीधा होता यहां, जितना आपने इसको उठाया उतना ही ये जो सीधा था वहां से यहां मुड़ गया, जितना एंगल ऊपर उठा उतना एंगल नीचे आ गया। ये एंगल कितना हो गया, ये आर है, ये थीटा है, और ए बी इसको मैं सी पॉइंट कह दूं। ये पॉइंट में ये एंगल देखो कितना हो गया, आर और थीटा किसी त्रिभुज के बाह्य एंगल का मान कितना, थीटा प्लस आर हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया फिर, ये वाला, इसको भी मैं क्या कह दूं, थीटा प्लस आर कह दूं। क्लियर, ये स्थिति बन गई। अब हमें क्या करना है, एक बार इसके लिए परावर्तित किरणों में पथांतर देखना है, क्या स्थिति है कि परावर्तित किरणें किस प्रकार से पथांतर देंगी। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज ए बी सी, इसको डी कह दो आप, इसको मैं ई कह देता हूं। एक परपेंडिकुलर यहां से भी डालना, यहां इसको मैं एफ कह देता हूं। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना है, आर, याद रखना। ठीक है, हमें पथांतर चाहिए, क्या चाहिए, पथांतर चाहिए। क्या स्थिति रहेगी पथांतर की, और सपोज ये जो प्रकाश किरण है यहां पर, ये वाली है ना, ये वाली स्थिति, इसको अगर अपन पानी से भर दें या किसी लिक्विड से भर दें तो क्या स्थिति रहेगी, इसमें और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ कितने का, λ/2 का एक्स्ट्रा पथांतर आएगा, वो जरूर ध्यान रखें। तो आप अगर यहाँ एयर लेते हैं सपोज, और यहाँ क्या लेते हैं, हाँ उस कंडीशन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे, म्यू लेंगे। ये स्थिति रहेगी, बना दो डायग्राम। ठीक है, तो स्थिति क्या रहेगी पथांतर की, परावर्तित किरणों में पथांतर देखने अपन। व्हाट डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज, कौन कौन सी, BR1 एंड कौन सी, और कौन सी, ये वाली DR2। क्या रहना चाहिए पाथ डिफरेंस, डेल्टा डेस इक्वल टू, ये तो किस में चलती है, BC और CD मीडियम में, तो म्यू इंटू BC प्लस CD माइनस ये किस में चलती है, BE एयर में, ये BE आ गया आपके पास। डेल्टा डेस फाइंड आउट करते हो तो क्या फर्क पड़ता है आपके पास, बस इतना सा रहता है, वहां थीटा 0 रहता है और यहाँ थीटा प्लस आर आ जाता है, और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या रहता है, थीटा प्लस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, इन दोनों की वैल्यू निकाल करके यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया, सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ वाले, ये वाले डी वाली, ये सिरा यहाँ से डी वाले सिरे से लेकर के यहाँ तक की ये विड्थ सपोज कितनी है, टी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी मानोगे, टी, यहाँ तक की। ठीक है, ये तो टोटल 2T हो जाएगा, आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला FD, और इसको मैं क्या कह दूं, G कह दूं। ठीक है,
इससे आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, ये और ये, क्योंकि बी ई होगी वो म्यू बी एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर बचा कौन सा पथांतर, ये बचेगा आपके पास, यहां से एफ जी बचेगा एक तरह से। जो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये पथांतर आएगा, 2 म्यू टी आर प्लस कॉस थीटा। अब चूंकि हमने इसमें लिक्विड ले ही लिया है, तो ऊपर वाला जो आपके पास बी आर वन दिखती है प्रकाश किरण, उसमें एक्स्ट्रा पथांतर कितना होगा, ड्यू टू स्टोक्स लॉ। हाँ, चूंकि ड्यू टू स्टोक्स लॉ there will be extra path difference with BR1 ray wave। जो आपके पास BR1 है उसके पास कितना रहेगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं क्या कि अपन बात तो कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की, है ना, और बीच बीच में नाम लेते जा रहे हैं, किरण किरण किरण, रे रे रे, नहीं क्या, रे तो रे ऑप्टिक्स में डिनोट करते हैं ना अपन, नोटेशन के कारण। वेव को आप रिप्रेजेंट ऐसे थोड़ी करोगे, यहाँ पे नोटेशन कैसा ले रहे हो, उसका रे की तरह ले रहे हो, इसलिए अपन को बार बार रे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, सो एक्चुअल पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू कितना, डेल्टा डेस माइनस लेमडा बाई टू। कई बुक्स में आपको यहाँ डेल्टा डेस प्लस लेमडा बाई टू मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन इन दोनों में आपके पास आउट ऑफ फेज वाली स्थिति रहती है, इसलिए पहले वाले में ज्यादा मान लेता, बाद में कम मान सकता है, या पहले वाले में कम बाद में ज्यादा मान सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास। तो डेल्टा डेस, डेल्टा कितना हो गया, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई टू, ये हो गया, ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस होता है। अब आपसे कहता है कि थिन फिल्म जो अपन ले रहे हैं, सपोज उस थिन फिल्म में जो इंसिडेंस हो रहा है लाइट का, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको अपन नॉर्मल इंसिडेंट करा दें, इधर से करा दें, तो आई जीरो तो आर भी कितना, जीरो फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। कौन आई इक्वल टू कौन आर इक्वल टू कितना, जीरो, इसलिए उस कंडीशन में डेल्टा कितना, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लेमडा बाई टू, ये एक्चुअल में पाथ डिफरेंस आ गया, ये अपरेंट था। और जो पहले अपने यूनिफॉर्म थिकनेस की पढ़ी थी उसमें थीटा नहीं था ना अपने पास, थीटा जीरो था, तो केवल कॉस आर तक लिमिटेड था। जितना फान कोण होगा, इसको फान कोण भी कह सकते हैं अपन, वेज एंगल या फान कोण, क्या नाम है इस थीटा का, ये इंसिडेंट है। और फान कोण, फानाकार फिल्म कहते हैं क्या आप इसको, फान कोण, फानाकार फिल्म, ये आपके पास आ गया। पथांतर आने के बाद तो आप जचा देते हो काम, एन लेमडा तो ब्राइट, और कितना, हाँ 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई टू डार्क। चलो देखते हैं केस फर्स्ट। फॉर ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस, डेल्टा क्या होना चाहिए, एन लेमडा, दैट इज कितना, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू कितना, एन लेमडा। तो कितना, 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा या 2n+1 लेमडा बाई टू। याद रखोगे शर्त, कितने नंबर एंगल, कितने नंबर कौन, सॉरी इक्वेशन 4 नंबर, 3 नंबर दे चुके, वेयर एन क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सोन। आप 2n-1 लेमडा भी ले सकते हो, अगर वहां प्लस लेमडा लेते, यहां प्लस लेमडा करते तो क्या होता है, ये 2n-1 लेमडा से शुरू होता, वहां एन कहां से शुरू हो जाता, 1 से शुरू हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता। केस सेकेंड, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी,
डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या रहेगा डेल्टा 2n-1 लेमडा बाई 2 और 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 गया तो क्या बचा 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन इक्वल टू कितना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास छोटी सी बात थी। हो गया, आज तो दे दिया ना लिखने के लिए टाइम, उस दिन कह रहे थे सर। अब ये फ्रिंजें बनती कहाँ हैं, कैसी बनती हैं? हाँ, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जब बात कर रहे थे अपन, तो जैसे मैं इसी पे बनाने का प्रयास करूं, है ना, तो पहले नेचर ऑफ फ्रिंज बता दूं मैं आपको। नेचर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजों का नेचर कैसा होगा, फ्रिंजें कैसी बनेंगी, है ना, और इनको क्या नाम दिया जाता है ना। तो एक्चुअल में होगा क्या बेसिकली कि ये जो फ्रिंज बनती हैं, है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, फानाकार फिल्म की मोटाई पे डिपेंड करती है। जैसे मैं एक फिल्म बनाऊं आपके पास, बहुत अच्छे से देखना इसको, कहाँ बनती हैं कैसे बनती हैं वो अपन देखते हैं इसमें, है ना। पता चला फानाकार फिल्म कैसी है, पता चला क्या? ये नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, और ये ऊपर वाली ऐसे उठी हुई है, ये आपके पास फान कोण है थीटा, ये फान कोण है। फिल्म यहां बनती है बीच वाले पार्ट में, समझ गए। ये ऊपर वाली सरफेस है, पूरी मैंने दिखा दी इस बार ऐसे, ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है। आप मुझे बताना, ये जो सिरा था ये पॉइंट ओ था, ये हमेशा क्या बनेगा, देख लेते हैं कि इस पॉइंट ए पे पथांतर कितना होगा डेल्टा एट पॉइंट ओ, क्या रहेगा एट पॉइंट ओ पे, टी कितना है, थिकनेस कितना है 0, इसका लो डेल्टा कितना है, डेल्टा नेट डेल्टा 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लेमडा बाई 2, तो डेल्टा कितना आ गया टी इक्वल टू 0 पर माइनस लेमडा बाई 2 या प्लस लेमडा बाई 2, एक ही बात है भाई, उधर हमने माइनस ले लिया तो ये माइनस दिखा रहे, एक ही बात है। ये शर्त किसकी संतुष्ट होती है, अगर शुरुआती दौर पे देखो इंटरफेरेंस कहीं होता है फ्रिंजेस में, वेव्स में, तो उस कंडीशन में अगर पथांतर पाथ डिफरेंस आपके पास लेमडा बाई 2 है या उसका कोई इंटीजर मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा, डार्क बनेगी फ्रिंज, विनाशी व्यतिकरण होगा लेमडा बाई 2 का, अगर आपके पास पथांतर है तो क्या बनेगी डार्क। इसका मतलब ये पॉइंट कैसा होगा डार्क ऑलवेज, ऑलवेज कैसा होगा डार्क। तो सबसे पहले ये जो किनारा, ये पॉइंट नहीं दिखेगा आपको डार्क, ये जो किनारा दिखेगा, ये किनारा जो दिखेगा ये डार्क दिखेगा आपको ऐसे, समझ गए, ये किनारा डार्क दिखेगा, आई बात समझ में। अब क्या स्थिति रहेगी, जैसे आगे बढ़ेंगे तो थिकनेस क्या होती है, चेंज होती जाती है। सपोज यहां थिकनेस टी है, ये T1 है, यहां क्या है ये T2 है, यहां क्या है ये T3 है एंड सो ऑन। थिकनेस क्या होती जा रही है, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, बढ़ती जा रही है थिकनेस। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, जैसे मैं यहां की बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करूं तो फिल्म में जैसे ये वाला पॉइंट होता है, इस जगह थिकनेस कांस्टेंट रहेगी किसी पर्टिकुलर जगह पर,
अगली जगह थिकनेस बढ़ तो गई, लेकिन वहां भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब आप ऐसे मत समझना सर बढ़ते जा रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे ले लो तो बढ़ती जाएगी, नहीं। ये अपन जो फिल्म ले रहे हैं वो भी माइक्रोन के ऑर्डर की है, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की, इसलिए थिकनेस भी उसी ऑर्डर की आएंगी अपने पास। समझ गए, फ्रिंजेस भी तो वो बहुत बारीक रहती हैं फ्रिंजेस भी, इसलिए कोई पर्टिकुलर जगह लेंगे तो वहां टी कांस्टेंट रहेगा। आगे पीछे उससे खिसकेंगे तो क्या होगा, टी इधर जाओगे तो कम होगा, इधर जाओगे तो फान कोण की तरफ जाओगे तो कम होगा टी का मान, और आगे जाओगे तो टी का मान बढ़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वो जो फ्रिंजेज बनेंगी ना, वो जो फ्रिंजेज बनेंगी वो कैसी बनेंगी, यहां डार्क बन गई, उसके बाद क्या बनेगी, ब्राइट, उसके बाद क्या बनेगी, ब्राइट, ये ब्राइट बन गई। अब आप कहोगे सर ये तो इस कलर की बन गई, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कि मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं हम लाइट सोर्स, लाइट कैसी ले रहे हो, मोनोक्रोमेटिक ले रहे हो, तो क्या स्थिति है आपके पास मोनोक्रोमेटिक ले रहे हो तो, ये डार्क बन गया सीरा। सपोज मैं किसी दूसरे कलर की ले रहा हूं, इस कलर की ले रहा हूं फ्रिंज, इस कलर की लाइट ले रहा हूं, एक ही लेमडा ले रहा हूं, उस लेमडा के लिए अपने पास क्या होगा, अगली फ्रिंज क्या बनेगी, इक्वल थिकनेस पे ये बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ ये फ्रिंज बनेगी। फिर अगली वाली पे कौन सी शर्त संतुष्ट होगी, डार्क वाली, तो फिर अगली कौन सी बनेगी, ये बनेगी। समझ गए, ये कौन सी फ्रिंज बनेगी, ये डार्क बनेगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं बननी चाहिए। अगली फिर फ्रिंज वही बनेगी ब्राइट, वापस गड़बड़ हो गया रे सारा का सारा, करा कराया खेल। ये डार्क, फिर दूसरी कौन सी, ये ब्राइट, हम्म, ब्राइट बन गई। फिर कैसी बनेगी, डार्क, फिर कैसी, ब्राइट, दिख रही है फ्रिंजें, फिर कैसी, डार्क, ये वाली स्थिति बनती है। अब आगे ऐसे बनती जाती है। अब आपको पता चला क्या फ्रिंज बन कहां रही है एक्चुअल में, पता चल गया ना, फ्रिंजें एक्चुअल में बन कहां रही हैं, और इक्वल थिकनेस की होंगी, ये बात भी ध्यान रखना। क्लियर, फ्रिंजें क्या रहेंगी, इक्वल थिकनेस की रहेगी। ये जो थिकनेस रहेगी इनकी, ये वाली यहां की और यहां की और यहां, ये वाली थिकनेस, ये भी बीटा कहेंगे, इसको भी बीटा कहेंगे, और इसको भी बीटा कहेंगे। बनती कहां, फिल्म में ही बनती हुई दिखती है, ऊपर वाले सरफेस से देखोगे तो फिल्म में ही बनती हुई दिखती है। इक्वल मोटाई की, कौन सी है, हाँ इक्वल थिकनेस इन द फिल्म, ऑन द फिल्म या ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्म, है ना, इसलिए क्या कहलाएंगी, लोकलाइज्ड फिल्म फ्रिंजेज, सॉरी फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, स्थानीकृत फ्रिंजे। और ये जो स्थानीकृत फ्रिंजे होती हैं, इन्हीं को आपने एक नाम दिया था, इक्वल थिकनेस की फ्रिंजों का एक नाम और लिया था, कौन सा, हेडिंजर फ्रिंजे, कहा था क्या, नहीं, फीजो फ्रिंजे कहा था, हेडिंजर तो उस माइकलसन में बन रही थी, है ना, क्या कहा था इनको, फीजो फ्रिंजे। फीजो फ्रिंजे होंगी, स्थानीकृत है, लोकलाइज्ड है, इसलिए किससे देखी जाएंगी, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। क्लियर, माइक्रोस्कोप से देखी जाएंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो लगातार फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है, जैसे ये वाली फ्रिंज आपको दिख रही है, ये कलर्ड वाली दिख रही है ना, ब्राइट फ्रिंज दिख रही है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनका जो बीच का अंतराल है,
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डार्क फ्रिंज की मोटाई को रिप्रेजेंट करेगा। और दो डार्क फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्राइट फ्रिंज की को। तो इनकी विड्थ कितनी होती है? फ्रिंज चौड़ाई, जिसमें एक सीधा फॉर्मूला लिख दूं, फ्रिंज चौड़ाई वो कितनी होगी? तो बेसिकली फ्रिंज चौड़ाई जो होगी, फ्रिंज चौड़ाई बीटा जिसको अपन कह रहे हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब R0 एंड वेरी स्मॉल क्या? वेज एंगल थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो क्या आपके पास बीटा कितना आएगा? यहां से बीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू टेन थीटा। और अप्रोक्स थीटा बहुत स्मॉल है ना, स्मॉल, इसलिए कितना? लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये क्या रहेगा? ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ रहेगी, सेम सेम रहेंगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इक्वल थिकनेस की फिल्में रहेंगी। किसकी रहेंगी? हाँ, यहां जो थीटा आप मेजर करोगे वो रेडियन में होना चाहिए। इसमें केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करो तब तो रेडियन में, और ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो भी आपके पास 10 में रहना चाहिए। रेडियन में लो चाहिए, उसमें 10 की वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्स सेम ही आएगी। ठीक है। तो लोकलाइज फ्रिंजें हैं, कहां बनती हैं? फिल्म में ही बनती हैं। ऊपर से देखोगे तो फिल्म के अंदर ही बनती हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, तो फिल्म में ही बनती है, लोकलाइज हैं। पीजो फ्रिंज कहलाती है, इक्वल थिकनेस की होती है, जहां टी कांस्टेंट रहता है उसी जगह बनती है फ्रिंज, अगले टी पे दूसरी फ्रिंज बनती है, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ, जैसे जैसे टी इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ट्यू म्यू टी कॉस थीटा, ये जो डेल्टा है एक बार डार्क को सेटिस्फाई करता है और एक बार ब्राइट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये इसका थीटा थिकनेस हो गई अपने पास। अब एक सेकेंड बात और छोटी सी इसमें मैं बता दूं आपको, बहुत ही छोटी सी बात है आपके पास, कि इसका यूज कहां होता है। पहला तो यूज है जो न्यूटन रिंग्स आप पढ़ते हो उसमें यही काम आता है। वैसे भी इक्वल थिकनेस की चारों तरफ बनती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेके आप एक सी समतल प्लेट पे रखते हो तो। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है पृष्ठों की समतलता की जांच करने में। यूज क्या होता है? प्रयुक्त होती हैं, है ना, प्लेननेस को मेजर करने के लिए, कि कोई एक आपने, और समतलता कौन सी? प्लेननेस कौन सी? ऑप्टिकल प्लेननेस। ठीक है, ऑप्टिकल जो प्लेननेस होती है उसको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं इसको। ऑप्टिकल प्लेननेस का मतलब जानते हो क्या? कोई बात नहीं, नहीं जानते अपन बता देंगे, इसमें घबराने वाली बात क्या है। नहीं पता चला? चलो मैं बताता हूँ। आपके पास सपोज एक ऑप्टिकल प्लेन है। ऑप्टिकल प्लेन का मतलब है कि उस पर प्रकाश डालो, उसके लिए समतल रहे हो प्लेन। अपन हाथ लगा के देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख लेंगे तो अपन को सीधा सीधा ही दिखेगा, हाँ ठीक है प्लेन तो समतल ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उस पर प्रकाश डालोगे और रिफ्लेक्शन देखोगे उसका, अलग अलग जगह से आपको अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शन मिलेगा, अलग अलग एंगल पे मिलेगा, इसका मतलब वो प्लेन ऑप्टिकल प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, बिल्कुल उसमें प्लेननेस नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़, रफ है वो प्लेन। तो क्या करो आप, इसमें कोई प्लेन ऑप्टिकल समतल है कि नहीं है, प्लेननेस उसमें है कि नहीं, ऑप्टिकल प्रकाशिक तौर पे वो समतल है कि नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हम ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल ऑप्टिकल प्लेन कंसिडर करते हैं। समझ गए? तो हमारे पास एक ऑलरेडी ऑप्टिकल प्लेन होता है, ये वाला प्लेन आपके पास होता है सपोज। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये ऑप्टिकली प्लेन है, प्रकाशिक समतल है, और दूसरा पृष्ठ हम लेते हैं, एक दूसरा प्लेन लेते हैं, और उसकी हमें जांच करनी होती है कि वो ऑप्टिकल है कि नहीं है। तो हम इसके जस्ट ऊपर फान कोण बना के रख देते हैं, ऐसे उस प्लेन को रख देते हैं, ये फान कोण बना देते हैं थीटा। ठीक है,
और जैसे ही हम इस पे ब्रॉडन लाइट सोर्स से प्रकाश डालते हैं, परावर्तित जो किरणें आपको मिलती हैं, उन परावर्तित किरणों में इंटरफेरेंस होगा, क्या बनेंगी? फ्रिंजेस बनेंगी। और इस ऊपर वाली सरफेस पे दिखेंगे आपको, कैसी दिखेंगे फ्रिंजेज? इक्वल थिकनेस की दिखेंगी, इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस दिखेंगी, क्लियर दिखेंगी, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। अगर वो प्लेन, ये ऊपर वाला भी ऑप्टिकली समतल है, ऑप्टिकली प्लेन है बिल्कुल ही, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रिंजे इक्वल थिकनेस की और कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा दिखे कि भाई ऊपर जो फ्रिंजें बन रही है वो इक्वल थिकनेस की नहीं बन रही है और इतनी क्लियर भी नहीं दिख रही है अपन को, इसका मतलब वो जो प्लेन आपने लिया है वो ऑप्टिकली प्लेननेस उसमें नहीं है, प्रकाशिक तौर पे वो पूरा समतल नहीं है, प्रकाशिक तौर पे वो खुरदरा है अभी भी। ठीक है, उसकी जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं? पीजो फ्रिंजे काम में लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन, अपवर्तनांक 1.4 की फानाकार फिल्म पर एक वर्णी प्रकाश अभिलंब आपतित कराने पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाते हैं, है ना? ठीक है, यदि फान कोण 40 सेकंड हो एवं क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी 1.2 mm हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। करो देखिए, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। थीटा दिया आपको, थीटा 40 सेकेंड, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो? 40/60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और 1/60 से और डिवाइड करोगे तो डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो 40/3600 डिग्री। ठीक है, फिर क्रमागत फ्रिंजों की बीच की दूरी बीटा दे रखी है आपको, 1.22 mm है, 1.22 इंटू 10⁻³ हो गया, और म्यू दे रखा आपको 1.4। बीटा जानते हो आप कितना? λ/2 म्यू थीटा। लेमडा ही चाहिए क्या? बिल्कुल वही चाहिए, तरंग दैर्ध्य, तो λ/2 म्यू बीटा थीटा। एक पॉइंट कितना? 4 गुना बीटा कितना? 1.22 इंटू 10⁻³ इंटू कितना? 40/3600। यहां से लेमडा, बताना जरा कितना आ गया? कितना है? कैलकुलेट करके बता दो। क्या? नहीं, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, मिनट को फिर से कन्वर्ट करोगे तो थीटा आएगा आपके पास। इसको रेडियन में भी तो लेना पड़ेगा, तो डिग्री में है। अभी अपन ने कहा कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे तो थीटा किस में होना चाहिए? ये किस में आना चाहिए? हाँ, रेडियन में होना चाहिए। ये 2.5 है क्या इधर? अपने 2.2 कर दिया क्या? 2.5 इंटू, हाँ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? हाँ, π/180, तो पाई का मतलब 3.14 गुणा 180। करो, कितना आया? कैलकुलेट करके फटाफट बता दो रे, इतना भी क्या सोचना, सीधा सा क्वेश्चन है। कितना? अप्रोक्स 6784 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा है, न्यूटन रिंग्स। क्या पढ़ना है? हाँ, चिर परिचित आपका, ये भी थिन फिल्म में ही आता है। ठीक है, न्यूटन रिंग्स, न्यूटन वाले कहते हैं इसको। ये भी इनका जो आपके पास वेसेव फिल्म है ना, इन्हीं का एक सिंपल एग्जांपल है। करते क्या है बेसिकली इसमें, बहुत सिंपल सा है। हालांकि ऑब्जर्व इसने न्यूटन ने किया वेसेव फिल्मों के लिए, इस टाइप की फ्रिंजें और जो वलयाकार बनती हैं आपके पास, सर्कुलर बनती हैं, रिंग शेप में बनती हैं, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम क्या दे दिया? न्यूटन रिंग्स कह दिया। न्यूटन निचलो कठे गुण रही हो, है ना, किया करें ना।
कर तो रही हो कुछ नहीं कठे नहीं कठे। मैथमेटिक्स पढ़ते, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा, बठे न्यूटन तैयार बैठे। ग्रेविटेशन पढ़ा, बठे न्यूटन तैयार बैठे हैं। फिल्म फाल छोड़ छाड़ की सो क्यों अठे आवा ऑप्टिक्स में, बठे न्यूटन तैयार बैठे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में जावा तो बठे भी न्यूटन तैयार बैठे। थर्मोडायनेमिक्स में जावा बठे भी न्यूटन तैयार बैठे। विस्कोसिटी दिया ना न्यूटन, और उधर भी तो दिया थर्मोडायनेमिक्स में भी तो न्यूटन ने, है ना। हाँ, शीतलन प्रभाव दे दिया उसने, है ना। स्टीफन का एक जो कॉन्सेप्ट है उसमें। तो हलो कठे, हाँ सोचो कतोक पढ़े होगो के करे होगो। तो न्यूटन रिंग्स क्या किया न्यूटन ने, एक समतलोत्तर प्रकाशिक लेंस लिया। एक समतल कांच की प्लेट ले लें, ये लो समनाम, ये कांच की प्लेट थी, ठीक है। इस पे उसने एक लेंस रखा, ये वाला समतलोत्तल। आपको तो ऐसे दिखेगा एक शेप कटी हुई है, लेकिन ये पूरा पैली टाइप है ना। ऊपर से देखोगे तो ये पूरा पैली टाइप है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली सरफेस तो क्या रहती है, प्लेन। नीचे वाली ऐसे कर्व्ड रहती है, कॉन्वेक्स टाइप रहती है, उत्तल जिसको अपन कह सकते हैं। तो समतल उत्तल, और इसको रखा किस पे, हाँ तो गरहा जार थाली मोदी मार, है ना। और बी के ऊपर एक कटोरो रखो ना यहाँ, तो कटोरा और थाली के बीच में जो फिल्म बने आई बने यान की, वैसे भी बन रही है ना। ये इसका वेज एंगल ही है, ये वाला, इसको थीटा कह सकते हो आप इधर। और ये किधर बनता है, चारों तरफ बनता है। किधर बनता है, चारों तरफ ये वेज शेप की फिल्म बनती है, इसलिए इसकी सिमेट्री क्या है, सर्कुलर सिमेट्री है। वेज फिल्म की सिमेट्री कैसी है, ये इधर भी है इधर भी, चारों तरफ है ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कुलर सिमेट्री इसकी है। तो इसका मतलब एक चीज तो आप यहां से ही बता दोगे इसमें, कि वेज शेप जो आपके पास फिल्म थी, उसमें फिल्म कहां बन रही थी, लोकलाइज थी, फिल्म के अंदर ही बन रही थी, फिल्म की सरफेस से दिख रही थी हमें, और इक्वल थिकनेस की बन रही थी। अब ऐसे फिल्म थी तो इक्वल थिकनेस ऐसे दिख रही थी, ऐसे फिल्म हुई ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे। इसका इक्वल थिकनेस की जो फिल्म दिखेगी वो अब कैसी दिखेगी आपको, सर्कुलर दिखेगी। कैसी दिखेगी, रिफ्लेक्टेड में देख रहे हैं, ट्रांसमिटेड में देखेंगे तो भी वही स्थिति रहेगी, तो सर्कुलर दिखेगी आपको। तो जैसे ही सर्कुलर दिखेगी उसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूटन रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे। अब एक चीज और आप यहां से बता दोगे, बहुत अच्छे से बता दोगे। ये जो पॉइंट था ये टच ही रहता है ना यहाँ पे, ओ पॉइंट जिसको मैं कह दूं, यहां थिकनेस कितनी रहती है फिल्म की, वो वाला ही वेज शेप में ही, ये वो वाला ही पॉइंट है। एक वेज शेप इधर से एक इधर से, दोनों को मिला दो, बीच वाला पॉइंट तो यही है ना। तो इसका मतलब यहां थिकनेस कितनी है फिल्म की, 0, टी इक्वल टू 0 है ना बीच वाले पॉइंट पर। तो टी इक्वल टू 0 वहां ले रहे थे तो कैसा पॉइंट था वो, यहां कैसा मिलेगा, डार्क। अब भी क्या रहेगा, डार्क, लेकिन चारों तरफ से रहेगी सर्कुलर सिमेट्री उसकी, इसलिए डार्क स्पॉट मिलेगा बीचों बीच वाला। तो बीच वाली जो फ्रिंज मिलेगी, बीचों बीच वाली सेंटर फ्रिंज, वो हमेशा कैसी मिलेगी, एक डार्क स्पॉट मिलेगा, रिंग नहीं मिलेगी, डार्क स्पॉट मिलेगा आपको। समझ गए बात आप। तो ये याद रखना हमेशा। तो अब क्या करते हैं इसमें, न्यूटन ने क्या किया, इस पे एक 45 डिग्री पे एक ग्लास प्लेट रखी, ऐसे एक प्लेट ऐसे रखी हुई होती है। आपने कभी देखा हो न्यूटन रिंग वाला एक्सपेरिमेंट कॉलेज में, तो आपको मिलेगा इस तरह से ग्लास प्लेट रखी रहती है। इधर से एक डिब्बॉसर रहता है, उसमें लाइट रहती है, उसे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वो लाइट नीचे एक प्लेट पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस पर गिराते हैं, इससे रिफ्लेक्ट होकर परपेंडिकुलर जाती है। इससे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाती है, परपेंडिकुलर। इसको ढंग से बनाऊं मैं थोड़ा सा, ये प्रकाश किरणें सपोज यहां, यहां और यहां तीनों गिरा दे, कहीं सिंपल 3 दिखा रहे हैं अपन, कितने भी गिरती तो ब्रॉडन लाइट सोर्स है तो पूरी सरफेस पे गिरती है, उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। और यहां प्लेट अपन काम में लेते हैं बनाने के लिए, सिमेट्री देख रहे हैं अपन। तो ये अपने पास एक ग्लास प्लेट रहती है, ठीक है, पूरी की पूरी, ठीक है। और इधर से सपोज प्रकाश किरणें आ रही हैं, समांतरित प्रकाश किरणें हैं, लेंस लगाकर प्रयुक्त करते हैं इसलिए आपको मिलेंगी। इस लेंस की फोकल लेंथ पे आपको लाइट सोर्स मिलेगा। इन जनरल अपन कौन सा ले रहे हैं, एक वर्णीय भी ले सकते हैं या श्वेत भी ले सकते हैं, व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक भी ले सकते हैं और व्हाइट लाइट भी ले सकते हैं। दोनों में कैसा कैसा बनेगा वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे प्रकाश किरणें इस लेंस से होकर के आती हैं,
समांतरित हो जाती हैं, कॉलिमेट हो जाती हैं। कॉलिमेट होने के बाद आपके पास ये जो प्लेट रहती है, ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट से टकराने के बाद परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती हैं किस पर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर सतह पर, और फिर किस पर, ये जो वैसे फिल्म है इस पे आपतित होती है। तो यहां से वापस रिफ्लेक्ट होती है नीचे वाली सतह से जाकर के, कुछ पारगमित भी हो जाती है। ठीक है, पारगमित को इस साइड देखेंगे अपन, ट्रांसमिटेड जो है, और रिफ्लेक्टेड जो होगी, उन रिफ्लेक्टेड को अपन इधर क्या करते हैं, हाँ, एक माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। क्या लगा के देखते हैं कि माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। एक रफ डायग्राम बनाया अपन ने अरेंजमेंट का, दिखाने के लिए आपको कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये लेंस कौन सा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये ग्लास प्लेट है, ये बीच में यहां क्या बनती है, एयर फिल्म और लिक्विड फिल्म। लिक्विड लो तो लिक्विड की बन जाएगी, एयर लोगे तो एयर की बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या इसमें, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है वो अपन बताते हैं आपको, बना दो आप तो। बहुत सिंपल सा मामला है इसका। ये तो इधर तो मिलेंगी कौन सी, रिफ्लेक्टेड, और इधर कौन सी मिलेंगी, इधर आने पे ये जो मिलेंगी आपको वो कौन सी मिलेंगी, ट्रांसमिटेड। दोनों में इंटरफेरेंस देखेंगे, और दोनों का जो इंटरफेरेंस है वो एक दूसरे का क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, जो थिन फिल्म में होता ही है। ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड क्या रहते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। बना दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, इस फिल्म को यहां से थोड़ा सा, और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूं कि होता क्या एक्चुअल में। आगे वाली उस पे ले लूं क्या, अच्छा, हाँ बात सही है, लिख दो फटाफट। हो गया, इसका इतना सही काम था, ये डायग्राम था, इसमें से समझ में आ जाएगा। हो गया, वेरी गुड। तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज में, केस फर्स्ट, इन रिफ्लेक्टेड रेज आप जो देख रहे हो यहां पे, इसमें माइक्रोस्कोप में जो फ्रिंज दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी, बीच वाला स्पॉट आपको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, डार्क। अगर अपन व्हाइट ले रहे हैं, मान लो ये सॉरी मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं, सपोज ये लाइट सोर्स ले रहे हैं, तो कैसा दिखेगा बाहर वाली आपको, ये फ्रिंजें दिख जाएंगे, ये ब्राइट फ्रिंज होगी। उसके बाहर कैसी रहेगी, डार्क रहेगी। ठीक है, उसके बाहर कैसी दिखेगी, ब्राइट दिख जाएगी। उसके बाहर, ये बनाने का पर्पज समझना आप, डार्क, उसके बाद दूर जाओगे तो क्या स्थिति बनती जाएगी पता है, हाँ इनकी विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये ध्यान रखना। ये फ्रिंज पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, सेंटर हमेशा क्या मिलेगा, डार्क। कौन सी फ्रिंज,
सेंटर फ्रिंज हमेशा क्या मिलेगी? डार्क मिलेगी। और शुरुआती फ्रिंज मोटी मोटी दिखेंगी और बाहर जाते जाओगे तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम, फ्रिंज पास पास आती जाएंगी, है ना? तो फ्रिंजे मोटी मोटी से होते होते पतली पतली पतली, बाहर की ओर फ्रिंजे पतली होती जाती हैं। तो लिख दो इसमें बाहर की ओर फ्रिंजे, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर फ्रिंजे पास पास आती जाती है। क्या आती जाती है? पास पास आती जाती है, इसलिए आपको लगता है कि जैसे पतली होती जा रही है ना, गैप कम होता जाता है। ठीक है, चलो देखो क्या स्थिति रहती है। केस फर्स्ट कौन सा? हाँ, इन रिफ्लेक्टेड राइट, उसमें क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। स्थिति क्या रहेगी रिफ्लेक्टेड में? क्या स्थिति रहेगी? आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, देखना जरा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यही है ना? सपोज इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण आपतित, हालांकि अभिलंब आपतित कराते हैं, अपन इसको दिखा रहे हैं किसी एंगल पे, यहां आपतित हुई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट हुई, तो एक किरण तो प्रकाश किरण यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो गई क्या? R1 कह सकते हैं इसको, इसको ए बी कह सकते हो। दूसरी किरण क्या हुई? यहां से रिफ्रैक्ट हो गई, इस किनारे पे आने के बाद क्या हुआ? वापस यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और एक किरण क्या हो गई? यहां से रिफ्रैक्ट हो गई। ये वाली प्रकाश किरण क्या होगा? इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा R2, और दूसरा पार्ट क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्रैक्ट हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहां आने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट फिर आगे चला जाएगा, ये तो होगा। तो इसको मैं क्या कह दूं? B, ये C, ये D, ये E, और ये T1 और ये T2, ये ट्रांसमिटेड है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, रिफ्लेक्टेड ये वाली है, इनमें इंटरेस्टेड है। तो एक चीज देखना, यहां फिल्म किसकी बन रही है? एयर फिल्म बना रहे हैं अपन। कौन सी फिल्म बना रहे हैं? एयर फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम हो गया, और ये डेंसर है, और ये भी क्या है? डेंसर है, ये डेंसर है, और ये भी क्या है? हाँ, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब यहां से जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हुई यहां से, वो किससे रिफ्लेक्ट हुई है? रेयर मीडियम से ही हुई है। और ये वाली जो हुई है यहां से, ये वाली, ये किससे हुई है? डेंसर से हुई है। देखो सी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पे वो नीचे वाली प्लेट डेंसर मीडियम है, इससे रिफ्लेक्ट हुई है, और वो इससे तो ट्रांसमिट होकर आगे चलेगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी, इसका मतलब दोनों में पथांतर होगा कितना? λ/2 का एक्स्ट्रा, बताया ना। और ये फान कोण सपोज कितना है? थीटा है। इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे? हम कहें कि मान लो ये फान कोण बहुत ही कम लिया हमने, यानी इस, ये जो आपके पास लेंस है ना, ये वाला लेंस, ये लेंस जो है, इसकी कर्वेचर आप ले रहे हो, वो कर्वेचर इतनी ज्यादा ले रहे हो, आर का मान, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी ज्यादा ले रहे हो कि ये फान कोण बहुत छोटा बनता है, ध्यान गया। तो ये जो डॉट डॉट किया मैंने, ये जो सर्कल बनेगा, या सॉरी स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का जो सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डालोगी, इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। क्लियर? ठीक है। तो ये प्रकाश किरण आई थी, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई रेयर मीडियम से, यहां वाली डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब इसमें आउट ऑफ फेज वाली स्थिति रहेगी, λ/2 एक्स्ट्रा पथांतर, ये ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिटेड में नहीं रहेगा ऐसा, क्यों? देखो ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, एक बार यहां से भी पाई का आ गया पथांतर, दोबारा ऊपर वाला डेंसर है, इससे भी दोबारा पाई का आ गया, कितना हो गया? 2 पाई का हो गया ना। तो इसमें और इसमें 2 पाई का, इसका मतलब सेम फेज में आ गई वापस, तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये किरणें रहेंगी आपके पास आउट ऑफ फेज, और ये क्या रहेंगी? इन फेज। हमें इनसे मतलब है, इसका मतलब पथांतर कितना हुआ? नेट पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज कितना? डेल्टा 2 म्यू टी कॉस आर, तो अपन ने परपेंडिकुलर ले लें तो क्या होगा?
cos r प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई 2, यही हुआ ना पान कोण में, अगर साथ लेके करें तो पानाकार फिल्म में यही था, इसको फर्स्ट कह सकते हो आप। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर कितना 0, एंड फॉर स्मॉल एंगल वेज एंगल थीटा ऑल्सो अप्रॉक्स टू 0 या टेंस टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा प्लस आर क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्स 1। फॉर एयर फिल्म के लिए क्या ले सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1। देन डेल्टा कितना बच गया आपके पास, 2t माइनस लेमडा बाई 2, ये आ गया नेट। बस नाक से तो रहेगा। ये तो एयर फिल्म के लिए पहला, और दूसरा मैं यही लिख दूं फॉर मीडियम, ठीक है, उसके लिए क्या रहेगा, म्यू रहेगा ना, उसके लिए डेल्टा रहेगा 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, उसके लिए रहेगा। फर्स्ट केस क्या रहेगा आपके लिए, केस फर्स्ट, इसमें भी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमा यानी आपको ब्राइट फ्रिंज मिले और वो भी कैसी, सर्कुलर मिले। मैक्सिमा के लिए डेल्टा क्या रहना चाहिए, एन लेमडा, तो क्या रहना चाहिए 2t माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा। तो 2t कितना, n प्लस हाफ लेमडा या 2n प्लस हाफ 1 लेमडा बाई 2, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3। तो फर्स्ट फ्रिंज जो ब्राइट मिलेगी वो आपको कहां मिलेगी, 0, n इक्वल टू 0 के लिए मिलेगी। केस सेकेंड, फॉर मिनिमा डेल्टा कितना होना चाहिए, 1 माइनस 1 लेमडा बाई, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2t माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो 2t कितना n लेमडा, वेयर n कितना 1 2 3 एंड सो ऑन। इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन वेज फिल्म, अगर वेज फिल्म में मीडियम प्रेजेंट है तो उस केस में यही फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू 2 म्यू टी, क्या बन जाएगा, म्यू कंसिडर होगा उस टाइम 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये ब्राइट के लिए, ब्राइट रिंग, और ये कौन सा 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा, ये किसके लिए, डार्क रिंग के लिए बन जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज आपकी और दिक्कत नहीं करने वाली, इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई, एन इक्वल टू मैं 0 से ले लूं तो कोई समस्या थोड़ी है, क्यों, क्योंकि न्यूटन रिंग में 0 ऑर्डर की जो फिल्म हो हमेशा ही कैसी बनेगी, हाँ डार्क बनेगी। समझ गए बात आप, ये वाली स्थिति हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं यहां 0 ले सकता हूं। इसलिए याद रखना कि एन कहां से शुरू हो सकता है, 0 से, ये वाला भी। अदरवाइज हम बाकी सब जगह जो करते आ रहे थे इंटरफेरेंस, वो एन बराबर कहां से शुरू कर रहे थे, 1 से शुरू कर रहे थे, क्योंकि यहां एन बराबर 0 लेते ही 0 ऑर्डर की फिल्म बन जाएगी। 0 ऑर्डर वाली फिल्म कौन सी है, डार्क ही है, सेंट्रल फ्रिंज है, वो फ्रिंज कैसी है, डिस्क बनी है अपने पास, एक तरह की सेंट्रल स्पॉट बना है अपने पास, रिंग नहीं बनी है ना, इसलिए एन इक्वल टू 0 ले सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मतलब यहां एन इक्वल टू 0 क्यों लिया, बाकी सब जगह नहीं लिया आपने, है ना, वेज में आके ऐसा क्यों किया, तो वो इसलिए किया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, ये किसके लिए सारा का सारा खेल, रिफ्लेक्टेड के लिए है, ट्रांसमिटेड के लिए क्या रहेगा इसका जस्ट
अपोजिट रहेगा। तो ट्रांसमिटेड जो रेज होती हैं वो क्या रहती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। अब हमारे पास ये जो फ्रिंजें बन रही हैं, है ना, कौन सी ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क बन रही हैं, इन फ्रिंजेस का अपन डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगली हेडिंग लिखोगी डायमीटर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, कोई भी फ्रिंज है उसका डायमीटर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा केस है। क्या करते हो आप, आपने जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसको पूरा अगर आप ड्रॉ करो तो आपके पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। और यही था आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला, यही है क्या। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला। ठीक है, यहां मैंने क्या रखा है, एक ये प्लेट रख दी, ये वाली ग्लास प्लेट मैंने यहां रखी है। ठीक है, ये वाली स्थिति है मेरे पास, और ये आपके पास यहाँ टच करता है इसको, ग्लास प्लेट, यहाँ फिल्म बनती है। मैं कह रहा हूँ सपोज मेरे पास मोटाई ये वाली ले रहा हूँ, इस जहां प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की ये किनारा है, इस किनारे की यहाँ से ये जो मोटाई है ये मैं ले रहा हूँ TN। क्या ले रहा हूँ, TN ले रहा हूँ, या T ले रहा हूँ, मान लो क्या ले ली, T या N लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ एनवी फ्रिंज बन रही है। क्या बन रही है यहाँ, एनवी, चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, कोई सी भी बने। इसका सेंटर कहाँ रहता है, यहाँ। ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, ये वाली रेडियस R कहलाएगी। यहां से परपेंडिकुलर डालना, ये क्या रहेगा, फ्रिंज का सेंटर रहेगा, ये वाला। इसको मैं A कह दूं, इस पॉइंट को मैं B कह दूं, और ये मेरे पास ओडेस है, और इसको मैं C कह दूं सपोज। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट से किनारे टू किनारे अपन घूमे, चारों तरफ किनारे से, जहां T मोटाई वाली, ये T मोटाई है, इधर भी तो T मोटाई मिलेगी आपको, ये वाली भी तो TN मिलेगी ना। इस TN मोटाई पे नहीं, इस लेंस की किनारे किनारे वाली स्थिति में देखो तो मेरे को एक सर्कुलर रिंग मिलेगी, मिलेगी ना, समान मोटाई की मिलेगी। कौन सी रिंग मिलेगी, वो nth रिंग मिलेगी, और उसकी रेडियस यहां से यहां तक ही तो होगी, B तक, यही तो होगी ना, RN लूंगा, वो चारों तरफ बनेगी, यानी वो रिंग यहां बनेगी, ये वाली। ये रिंग बनेगी। ठीक है, और इस रिंग की रेडियस कितनी, सपोज RN ले रहा हूं मैं यहां से ये। ठीक है, ये रिंग बनेगी, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे बनी हुई दिखेगी, ऐसे माइक्रोस्कोप से ऊपर से देखेंगे ना, तो क्योंकि ग्लास पूरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पूरी मोटाई वाले किनारे से देखें कि मैक्सिमम मोटाई पर यहां पर बन रही है एक रिंग, आउटर मोस्ट ले लें अपन, उसकी रेडियस RN है। जरूरी नहीं यहां पर ही लो आप, थोड़ा नजदीक भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। थोड़ा अंदर ले लो, आपको अगर जी करे तो कोई समस्या नहीं है उसकी। ठीक है, तो आप यहां भी ले सकते हो, यहाँ हमने तो यहां ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, मोटाई TN है, ये ओडेस है। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, RN फाइंड आउट करनी, R आपके पास दिया, ये मोटाई आपको दी है, आपको क्या चाहिए, केवल RN चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा, ये इतनी यहां से यहां तक की कितनी बची, R माइनस TN बच गई। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, R स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस, सॉरी, इक्वल टू RN स्क्वायर प्लस R माइनस TN स्क्वायर, ये है क्या। तो R स्क्वायर कितना, RN स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस TN स्क्वायर माइनस 2RTN, कैंसिल, RN स्क्वायर इसको उधर भेज दो, 2RT माइनस TN स्क्वायर। आप जानते हो कि ये जो फिल्म है इसकी मोटाई फानाकार फिल्म की मैंने बताई ना कितनी की रहती है, एक बाल जितनी ही मोटी लेते हैं अपन माइक्रोन में, तो ये T का उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, R की तुलना में ये R बहुत बड़ा है T से, तो T स्क्वायर को तो ऑलरेडी नगण्य मान के छोड़ सकते हैं अपन, तो क्या हुआ, RN इक्वल टू R इंटू 2TN।
ये एनवी फ्रिंज की क्या आ जाएगी, रेडियस। एनथ फ्रिंज कैसी, ये वाली। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, एनथ रिंग, फ्रिंज या रिंग, dn इक्वल टू कितना, 2rn इक्वल टू कितना, रूट 2 अंदर जाएगा तो 4r हो जाएगा, 4r इंटू 2tn, ये डायमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2tn की, जो अभी अभी तो निकाली अपन ने 2t की। एनवी के लिए tn एनवा हो जाएगा, nth के लिए इसी को क्या कह सकते हैं, tn कह सकते हैं, तो 2tn, यहां से 2tn। तो मैक्सिमा यानी कौन सी रिंग, ब्राइट रिंग, और यहां कौन सी, डार्क रिंग बनी हुई उधर। तो ब्राइट रिंग अगर बनी हुई और उसका आपको चाहिए मैक्स वो डायमीटर चाहिए, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, क्योंकि ब्राइट रिंग के लिए क्या होगा, 2tn इक्वल टू 1 + 1 लेमडा बाई 2, ये रहेगा ना। तो क्या स्थिति रहेगी, dn ब्राइट, क्या स्थिति रहेगी, dn इक्वल टू, रूट में क्या क्या है, एक तो 4r है, एक डायरेक्ट 2tn ही है, तो 2n + 1 लेमडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना, dn इक्वल टू 2 इंटू 2n + 1 लेमडा r। क्लियर। दूसरा केस इसके पैरेलल लेते जाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इन वेज फिल्म, तो उसी केस में ये dn क्या हो जाएगा, कितना, रूट 2 2n + 1 लेमडा r बाई म्यू। क्लियर। क्यों, देखो जरा, इन ये वाला म्यू, तो 2t की वैल्यू निकालोगे तो म्यू कहां चला जाएगा, बटा में, म्यू कहां चला जाएगा, बटा में, तो इतना सा फर्क पड़ेगा, यहां जाएंगे। ये तो डायमीटर किसका आ गया, ब्राइट फ्रिंग का, और डायमीटर ऑफ एन कितना लोगे यहां पे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। डार्क रिंग, इसके लिए क्या होना चाहिए, डार्क रिंग के लिए ब्रैकेट में मैं लिख दूं एक बात, कितना, 2t कितना था, एन लेमडा था, है ना। तो यहां से dn कितना आ गया, रूट 4r था, और एन लेमडा था डायरेक्ट, है ना। तो कितना, 4r लेमडा, 8r लेमडा हो गया क्या, तो चेक करो पीछे वाले में क्या था, क्या दिया इसमें, 2t बराबर दिया एन लेमडा, है ना। तो चलो इसमें क्या आ रहा है अपने पास, यहां से क्या क्या लिखा अपन ने, 2tn आया ना। तो कितना आया, ये भी ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। हाँ, यहां क्या रहेगा, 4r इक्वल टू 4r इंटू 2tn था, यही था ना। हाँ, तो क्या आ गया अपने पास, dn वैल्यू रखो इसकी, देखो क्या आता है, 2tn की वैल्यू कितनी, एन लेमडा, तो 4r एन लेमडा, या 4 ऐसे लिख सकते हैं, चलो 4n लेमडा r, ये किसके लिए, डार्क फ्रिंज का डायमीटर। और इस केस में, ऊपर वाले इस केस में कैसा, 4 डार्क फ्रिंज, ये किसके लिए, ब्राइट रिंग है ना, 4 डार्क रिंग,
डार्क रिंग के लिए क्या रहेगा, ये dn कितना, रूट 4n लेमडा आर अपॉन म्यू का केस रहेगा बस, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एन कितना यहां पर जीरो से ले सकते हो, जीरो ऑर्डर वाली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज आपको पता चली क्या यहां से, क्या, जैसे ही डायमीटर फाइंड आउट करोगे तो एन की वैल्यू रखोगे तो 2n+1 कितना, देखो 2 लेमडा आर कांस्टेंट, इसमें भी 2 लेमडा आर रख सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, है ना। 2n+1 रखा जाएगा, n इक्वल टू 0 रखो 1, n इक्वल टू 2 रखो, या n इक्वल टू 1 रखो 3, n इक्वल टू 2 रखो 5, n इक्वल टू कितना 4 रखो 7। कैसे आता जा रहा है, किस पे डिपेंडेंसी है, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल पे, और वो भी कौन सी, विषम संख्याएं, है ना। प्राकृत जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गमूल के, हाँ, समानुपाती है, किन का, ब्राइट फ्रिंजेज का। किन किन पे डिपेंडेंसी, लेमडा पे डिपेंडेंसी है, आर पे डिपेंडेंसी है, आर बढ़ाओगे डायमीटर बढ़ेगा, लेमडा बढ़ाओगे डायमीटर बढ़ेगा, अगर एयर की जगह म्यू रख दिया तो डायमीटर घटेगा। समझ गए ना बात आप, कि मीडियम जैसे आगा, यानी आपने क्या किया, पूरा का पूरा आपके पास सेटअप था, किसका, न्यूटन रिंग्स वाला सेटअप था, उस सेटअप को आपने जचाया, काम में लिया, लेकर के और उसके एनिमी फ्रिंज का व्यास निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया, एनिमी ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, ठीक है, डायमीटर निकाल लिया, मेजर कर लिया, रख दिया, ठीक है, अपना मेजरमेंट लेके। अब वो जो सेटअप था उसको उठा के हमने क्या किया, किसी लिक्विड में रख दिया, किसी टब में रख दिया। जैसे हमने टब में रखा फैक्टर आ गया, और जैसे ये फैक्टर आया डायमीटर उसका भी घट गया और इसका भी घट गया, तो डायमीटर क्या हो जाता है, हाँ, तो यहां से एक चीज छोटी सी मैं लिख दूं, हाँ, नोट याद रखने के लिए, क्या, कि न्यूटन वलयों का व्यास, न्यूटन वलय सेटअप को एयर फिल्म की जगह या एयर से उठाकर एयर की जगह किसी माध्यम में रख दिया जाए, तो क्या होगा, वलयों का व्यास, हाँ, कमी आएगी। ठीक है, ये वाली बात आप जरूर लिख देना, ये किसके समानुपाती, विषम संख्याओं के विषम प्राकृत वर्गमूल के समानुपाती। ठीक है, और ये डार्क फ्रिंजों के लिए क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती, नेचुरल जो नंबर्स हैं। ठीक है, इतना सही फर्क है इसमें, उसमें 1 2 3 कितना भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आना। यानी आप यूं कह सकते हो कि जो dn है प्रोपोर्शनल टू है रूट 2n+1, कहीं आपसे 2n-1 पूछ ले तो भी सही है ना। और ये किसके है, dn किसके प्रोपोर्शनल टू रूट n, ये n के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। एक बात तो ये नोट हो गया, दूसरे नोट में अपन फ्रिंज अंतराल देख लें। कि जो वलय हैं उन वलयों की विड्थ की क्या स्थिति होती जाती है, आगे जब बढ़ते जाते हैं तो उनकी वलयों की स्थिति क्या कहलाती है। तो फ्रिंज अंतराल क्या कहते हो, कोई भी दो फ्रिंजों का अंतराल मोटाई का, तो रेडियस का डिफरेंस भी क्या होगा, फ्रिंज अंतराल होगा एक्चुअल में, तो इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, एक साइड बढ़ोगे आप तो उनकी जो मोटाई है उनमें डिफरेंस, मोटाई में डिफरेंस यानी उनकी रेडियस में डिफरेंस। तो जो फ्रिंज अंतराल होगा सपोज बीटा, उसको मैं क्या कह सकता हूं,
Rn प्लस वन माइनस Rn। Rn का वैल्यू का मान देखो कितना है, अभी आर स्क्वायर अपन ने किया था, अभी Rn स्क्वायर बराबर 2RTn किया था, क्या किया था, क्या 2RTn। और डायमीटर अपने पास है ही, तो अपन डायमीटर के फॉर्म में लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dn प्लस वन माइनस dn, ऐसे लिख दे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो dn कितना, आदि फ्रिंजों का अंतराल ये देखें पहले, डार्क फ्रिंजों का जो अंतराल है ना, उनका डिफरेंस कितना है, बीटा 1/2। डार्क के लिए कितना था, ये n+1 रखूं तो कितना, ब्रैकेट में कितना, 2 तो है ही, 2n+1 +1 लेमडा आर, यही था क्या, माइनस रूट dn 2 इंटू 2n+1 लेमडा आर, ये स्थिति है। तो क्या है, कॉमन आ गया क्या कुछ तो इसमें पार्ट, बीटा बराबर 2 लेमडा आर कॉमन आ रहा है, और ये बटा 2 तो है ही है, चेक करो देखें। अगर म्यू लोगे तो म्यू ले लो, कोई समस्या नहीं है इसमें, तो खास नहीं फर्क पड़े। ये एयर में ले रहे हैं अपन उस कंडीशन में, तो यहां क्या आ गया देखो, अंडर रूट ये कितना हो गया, 2n+2+1 2n+3 माइनस यहां से कितना आ गया, 2n+1 इंटू ये 2 अंदर गया तो 1/2 वो आपके पास आ ही गया, 1/2 रूट कितना, 2 लेमडा आर, इसके समानुपाती है। एन का मान जैसे जैसे रखते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये गैप क्या होता जाएगा, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिफरेंस कम होता जाएगा। दीप्त के लिए आगे क्या, अच्छा ये तो दीप्त है ना, ये दीप्त के लिए, बिल्कुल दीप्त के लिए, दीप्त ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्रिंजों में जो डिफरेंस आता जाएगा आगे, एन का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब आगे जाकर के जो फ्रिंजें हैं वो बहुत नजदीक नजदीक आती जाएंगी, और उनकी विड्थ क्या होती जाएगी, पतली होती जाएंगी, पतली पड़ती जाएंगी फ्रिंजें, है ना। मैं तो पतली पड़ गई है ना, बार बार बैठी बैठी, है ना। एन के ज्यादा मान के लिए, डार्क के लिए क्या करोगे, फॉर डार्क फ्रिंज डार्क फ्रिंजेज उनके लिए बीटा कितना, वही 1/2 dn+1 माइनस dn, कितना, इनके लिए कितना, √4n+1 लेमडा आर माइनस 4n लेमडा आर, तो कितना, √n+1 माइनस √n, 1/2 √4 लेमडा आर, क्यों लगाऊं, ये तो जरूरत ही नहीं है, ये बीटा होगा, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा एक तरह से। हाँ अंदर ले जाओ तो हट सकता है, क्या दिक्कत है, इसके तो मैटर ही नहीं है, अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ कुछ ही करो, इसके साथ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर यही सारी सिचुएशन किस में हो, सेकंड स्थिति, पारगमित किरणों के लिए, न्यूटन वाले, तो मैं पूरा ना पढ़ा करके आपको सीधा सा समझा दूं, इन किरणों के लिए, ठीक है। यहां जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो इस रिफ्लेक्टेड रेज का क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, पूरक मिलेगा। इसका मतलब मैं एक बात यहां लिख के आपको बता दूं, आप खुद
समझदार हैं ही। हाँ, पारगमित किरणों में व्यतिकरण, कौन सी? परावर्तित, किरणों में व्यतिकरण का पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होगा? जैसे फोर ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग्स के लिए क्या मिला था आपको? 2t इक्वल टू 2n-1 मिला था ना, 2n+1 मिला था ना, तो यहां n लेमडा इसके लिए मिलेगा। ठीक है। एंड फोर डार्क रिंग्स, डार्क रिंग्स के लिए 2 कितना मिला था? इन मीडियम, मीडियम हो तो म्यू कंसीडर करो, तो ये वाला ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2t इक्वल टू, या 2 म्यू टी, सॉरी, 2 न्यू टी इक्वल टू एन लेमडा। और किसके लिए? ब्राइट के लिए। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 म्यू टी इक्वल टू कितना? 2n+1 लेमडा। क्लियर? ये फिर व्यास जब लिखोगे, डायमीटर लिखोगे, तो क्या स्थिति रहेगी? वही चलेगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये न्यूटन रिंग्स थी। कल इसके एप्लीकेशन और इन दोनों के क्या करेंगे अपन? प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं इनसे। ठीक है।